हेलो एवरीवन, मैं अजय कुमार सिंह आप सभी को टेक्निकल रंजे के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ट्वेल्थ क्लास के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो 5 मार्क्स वाले हैं। समझिए कि इस वीडियो से जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे केमिस्ट्री से आईएससी के लिए, हम लोग टोटल 3 वीडियो बनाएंगे दीर्घवृत्तीय के लिए। उस 3 वीडियो में से आपका जितने भी दीर्घवृत्तीय क्वेश्चन परीक्षा में आने वाले हैं सारे क्वेश्चन लड़ जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और वीडियो पे थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। थोड़ा सा हम आपको, जब क्लास चालू हो रहा है, आप लोग को एग्जाम है कुछ दिनों के बाद, तो थोड़ा सा एग्जाम को लेकर हम आपको गाइड कर दे रहे हैं कि किस तरह से जो दीर्घोत्तरीय जो क्वेश्चन होंगे हम उसी के बारे में आज बात करेंगे केवल, कि जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे और इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव होंगे उसको भी देख लेंगे। जब पढ़ा ही रहे हैं तो उसको भी देख लेंगे, क्या दिक्कत है। लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं दीर्घोत्तरीय, ये 5 नंबर वाले होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इस पे जो होगा टोटल हमको वीडियो बनाना है, आप लोगों के लिए 3 वीडियो बनाना है। ठीक है, इस 3 वीडियो में जो होगा दीर्घोत्तरीय कवर कर लेंगे आप लोगों के लिए, ज्यादा नहीं। 3 वीडियो रहेगा, हर एक वीडियो में 5-5 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5-5 क्वेश्चन देखेंगे यानी टोटल हमारे पास में नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 15। ठीक है, इस 15 क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में जो होगा, देखिए परीक्षा में जो होता है 6 क्वेश्चन पूछता है और 6 में से बनाना कितना होता है, 3। केवल 3 ही बनाना होता है। 3 बनाइएगा और 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा तो टोटल आपको 15 नंबर मिल जाएगा। तो हम लोग भी इस वीडियो में जो होगा आपका 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन होंगे 15 क्वेश्चन बताएंगे। 15 में से आपको 3 क्वेश्चन जो होगा एग्जाम में एकदम ऐसे लड़ जाएगा। तो इस केवल 3 वीडियो को देखिए, आपका एक भी दीर्घोत्तरीय नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग चालू करते हैं। आगे आपको क्वेश्चन वगैरह देखते हैं इसमें। वीडियो को लाइक, पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में जब होगा, जब तीनों वीडियो हो जाएगा तो उसके बाद लाइव आके आप लोग है जो भी आप लोग का दिक्कत होगा सब सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, उसके लिए टाइमिंग वगैरह अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कितने बजे लाइव किया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। देखिए पहला ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि ये 5 नंबर में बहुत फेमस है, इससे पहले 2 बार ये परीक्षा में आ चुका है। क्वेश्चन पी ब्लॉक का है। ठीक है, पी ब्लॉक से तो हमेशा एक क्वेश्चन आपको पी ब्लॉक का 5 नंबर में आएगा। पी ब्लॉक से टोटल कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो पी ब्लॉक से टोटल जो होते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो पी ब्लॉक से अगर 13 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो जिसमें से एक ये क्वेश्चन फेमस होता है। इस तरह के 4 क्वेश्चन है जो कि आना होता है। ठीक है, तो देखते हैं इस वीडियो में जो है कि आयोडीन का मुख्य स्रोत पूछा गया है। कि क्वेश्चन है जो कि आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है, इसे समुद्री घास से कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो देखो आयोडीन के बारे में पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि आयोडीन जो है हाइड्रोजन समूह का तत्व है। हाइड्रोजन समूह किसको कहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और कौन होता है, आयोडीन। ये सभी हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन समूह के लिए कभी कभी क्वेश्चन वर्ग भी पूछ देता है कि किस वर्ग में आता है, तो हाइड्रोजन समूह किस वर्ग में आता है, वर्ग 17 में आता है। ठीक है, और ये जो होता है आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है, फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों जो होते हैं किस अवस्था में पाए जाते हैं, गैस की अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पे भी पूछ देते हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये हम आपको एक्स्ट्रा जानकारी बता दी है। ठीक है, कभी कभी ना नहीं होता है कि आदमी दुकान पर गए हैं सामान खरीदने तो उसमें घालू बटोर लेते हैं, तो ये घालू था। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है, तो आयोडीन के मुख्य स्रोत की बात करते हैं। तो पहले देखिए क्वेश्चन कैसे, ये नहीं कि क्वेश्चन जानना भी जरूरी होगा, 5 नंबर के क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है वो भी जानना जरूरी है। तो कैसे लिखेंगे उन सबको समझते हैं। ठीक है, तो अगर बात किया जाएगा, यहाँ पे हम वीडियो को फ्रेम में ही रखते हैं कि आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है। पहले ये क्वेश्चन है, तो मुख्य स्रोत की बात करते हैं। तो आयोडीन जो होता है, पहली बात है कि आयोडीन क्रियाशील होता है। तो यह जो होता है मुख्य रूप से, क्योंकि क्रिया करेगा तो प्रकृति में मुक्त रूप से नहीं पाया जाएगा, तो यह किसी दूसरे के साथ में मिला हुआ पाया जाएगा। अगर मिला हुआ पाया जाएगा, जैसे कि धातु का जो तत्वों का निष्कर्षण कर रहे थे, तो तत्व क्योंकि जो धातु होते हैं क्रियाशील होते हैं, जैसे कि लोहा क्रियाशील होगा, इसीलिए लोहा जो होता है मुख्य अवस्था में नहीं पाया जाएगा। यह किस रूप में पाया जाएगा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, एफईओ, इसी रूप में पाया जाएगा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। उसी तरह से आयोडीन भी क्योंकि क्रियाशील होता है तो ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। और मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाएगा तो किसी दूसरे के साथ मिल के रहेगा, और मिल के रहेगा तो यह मुख्य रूप से किसके द्वारा पाया जाता है, समुद्री घास के द्वारा, या चिली सॉल्ट पीटर के द्वारा पाया जाता है, या फिर प्राकृतिक ब्राइन के। ये 3 क्या होते हैं, इसके मुख्य स्रोत होते हैं। ठीक है, ये 3 इसके क्या हो गए हैं, मुख्य स्रोत हो गए हैं। कौन कौन से,
समुद्री घास, चिली सॉल्ट पीटर और साथ में प्राकृतिक ब्राइन। इन्हीं तीनों से क्या किया जाता है, आयोडीन को मुख्य रूप से निकाला जाता है। ये क्वेश्चन हमारे पास में 1-2 नंबर का क्वेश्चन हम लोग कवर कर दिए, इतना ही बस कि आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है। ये जो है 5 नंबर का क्वेश्चन में 2 भाग है क्वेश्चन का, एक इधर वाला क्वेश्चन जो है ये 2 नंबर के लिए हो गया और इधर वाला क्वेश्चन है ये 3 नंबर का। तो आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या क्या हो गया, समुद्री घास, चिली सॉल्ट पीटर और प्राकृतिक ब्राइन। अब हम लोग इसको क्या बोला गया है, किससे निकालना है हमको, समुद्री घास से इसे कैसे प्राप्त किया जाता है। तो ये हमारे पास में हो गया कौन सा, समुद्री घास। इससे अगर निकालना होगा तो पहले आपको हम समुद्री घास दिखाते हैं एक बार। ये जो है इस समुद्र के पानी में जो होता है ऐसे घास जो जो रहता है तली में, ये जो घास है ये कौन सी घास है, समुद्री घास। जब पानी में नहीं देखते हैं, जैसे कि पानी अगर नदी का ही पानी हो गया चाहे तालाब का पानी होता है, बहुत दिनों तक अगर छोड़ देते हैं उसी तरह से तो नीचे में घास जैसा जम जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से समुद्र में भी घास जम जाता है। तो ये जो घास होता है इसी के जरिए क्या किया जाता है, आयोडीन निकाला जाता है। अब ये नहीं है कि कौनो घास है, बर्थिंग वाला घास से नहीं निकालेंगे। इसमें जो होता है कि इसमें घास जो होता है कौन सी घास से निकाला जाता है, तो समुद्र में जो घास होता है कौन सी, लैमिनोरिया, ठीक है। ये कौन सी किस्म है, लैमिनोरिया किस्म की जो घास होती है केवल उसी से निकाला जाता है। यहाँ पर आपको लैमोरिया किस्म की घास का फोटो दिए हैं, इस प्रकार से होती है, शैवाल जैसे होता है, एकदम शैवाल जैसा दिखेगा ये जो है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे कि पहले इसको घास कहीं पर रहेगा तो इसको निकालेंगे, पहले इकट्ठा करेंगे एक जगह पर और इकट्ठा करके इसको सुखाया जाता है, ठीक है। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर है कि समुद्री घास का उत्पादन जो होता है लेमोरिया किस्म की समुद्री घास से क्या करते हैं हम लोग, आयोडीन को निकालते हैं, ठीक है। इसमें उपस्थिति रहती है। पहले क्या करेंगे, समुद्री घास को अच्छी तरह से निकाल कर सुखाया जाता है, ठीक है। तो पहले उस घास को निकालेंगे, फिर उसको सुखाकर एक गड्ढे में अच्छी तरह से जलाया जाता है। अब अच्छी तरह से जलाने का मतलब यह होता है कि हम लोग ध्यान देंगे कि वह जब जला रहे होते हैं तो उसमें का आयोडीन भी ना साथ में जल जाए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखा जाता है इसमें का आयोडीन नष्ट ना हो। तो जब इस घास को सुखा के, जैसे पूरा को धान वाला होता है सूख गया तो उसको जो चाहते हैं तो नष्ट करते हैं, उसी प्रकार से समुद्री घास को पहले जलाए, सुखाकर जलाया जाएगा। अब हम जलाएंगे तो जलाने के बाद राख बचेगा, उसमें बचेगा ना, उस राख को क्या कहा जाता है, केल्प कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि जब समुद्री घास में से लिमोनिया का जो होता है इसको जलाया जाता है समुद्री घास को, तो ये जो राख बचता है उस राख को क्या कहते हैं हम लोग, केल्प कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछ देता है कि केल्प से आप क्या समझते हैं, तो केल्प समझ में आ गया, ठीक है। तो केल्प कहा जाता है। अब इस केल्प में जो होता है आयोडीन जो होता है, ये जो राख होता है इसी राख में आयोडीन होता है, कितना प्रतिशत, लगभग 0.4 मतलब आधा प्रतिशत से लेकर 1.5% के बीच में होता है। यहाँ पर दिया गया है 0.4 से लेकर 1.3 तक होता है। हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहे हैं ताकि आपको ये फ्रेश दिखेगा। अब ठीक है, इतना सही, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास में घास जो होगा इसके अंदर में ये कितना प्रतिशत होगा, 0.3 से लेकर 1.3%, मतलब कि वही आधा से लेकर 1.5% तक केवल होता है आयोडीन होता है। बाकी हिस्सा जो होता है इसमें अशुद्धियां होती हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब हमको चाहिए क्या, आयोडीन चाहिए। जलाए हैं तो राख है, राख में केवल इतना ही भाग ना आयोडीन है, मतलब इतना ही भाग चाहिए, बाकी भाग अशुद्धि है, तो अशुद्धि को हटाया जाएगा। तो अगर अशुद्धि को हटाना होता है तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसे जल में क्या करते हैं, घुलाते हैं। किसको, ये जो राख है, राख में आयोडीन है घुला हुआ, तो पहले इसको जल में घोलेंगे। तो जल में घोलने पर यह होता है कि आयोडीन वाले जो अणु होते हैं, आयोडीन वाले अणु सोडियम आयोडाइड होता है और नहीं तो पोटेशियम आयोडाइड होता है। तो ये जल में घुलता नहीं है उतना आसानी से, लेकिन इसमें जो होता है कुछ ऐसे कण होते हैं जो क्या करते हैं, जल में जो अशुद्धियां होती हैं, अशुद्धियां कौन सी होती हैं, KCl होता है, K2SO4 होता है, NaCl हो गया, Na2SO4, ये सभी अशुद्धियां होती हैं और ये सब क्या होती है, जल में घुलनशील होती है। अगर ये जल में घुलनशील है तो पहले इसको पानी में डालेंगे तो ये घुल जाएगा, जबकि जो आयोडीन वाले कण होते हैं वह क्योंकि कम घुलनशील है तो ये उतना घुलेगा नहीं। समझ में आया बात, कोई दिक्कत। अब क्योंकि ये जल में डाले घुल गया, तो अब ये मान लीजिए ये हमारे पास में बर्तन है, ठीक है। इस बर्तन में अगर हम घोल दिए तो जो जल में घुल गया वो तो घुल गया, लेकिन जो कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील कौन है, Na, मतलब आयोडीन वाला जो कण होगा वह कम क्रियाशील घुलनशील होगा, तो वह नीचे पेंदी में इकट्ठा हो जाएगा, कोई दिक्कत।
नहीं घुलेगा तो नीचे पेंदी में इकट्ठा रहेगा ना। और क्योंकि जितनी भी अशुद्धियां ये सब घुली हुई है तो जल के साथ है, तो अब इसको हम चाहेंगे तो अलग कर सकते हैं छान कर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको रवाकृत होकर बाहर निकल जाते हैं। जब इसको क्या करेंगे, जब घुल जाएगा तो उसको बाहर निकाल दिया देंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो होता है वो समझिए कि अब इसमें जो बचता है, जो पेंदी में कौन बचता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है, और नहीं तो कौन बचता है, सोडियम आयोडाइड, KI या फिर NaI। ठीक है, अब इसको शेष बचे रह जाते हैं। ठीक है, इसको मिलाया जाता है क्योंकि हमको KI तो बच मिल गया हमको, या फिर कौन मिलेगा, सोडियम आयोडाइड यानी NaI, ये तो मिल गया। लेकिन हमको जो है आयोडीन चाहिए, मतलब हमको क्या चाहिए, या यहां से आई निकालने, पोटेशियम से आई को अलग करें या फिर सोडियम से आई को अलग करें। अब इसको अलग करना होगा तो इसमें किसको मिलाया जाएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को जब इसमें मिला देंगे तो क्या किया जाता है, ये क्योंकि एक प्रकार का क्षार होता है तो इसको किसके साथ अभिक्रिया कराया जाता है, अम्ल के साथ। तो अब इसमें से क्या होता है, गंधक इसमें से क्या होता है, बर्तन में से बाहर निकलता है। तो यहाँ पर एक अभिक्रिया बन के तैयार होती है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया बन के तैयार होती है कि NaI, यानी कि यहाँ पर हमारे पास में ये सोडियम आयोडाइड है, ये NaI की जगह पर हो सकता है पोटेशियम हो, KI भी हो सकता है। तो ये MnO2 से अभिक्रिया करेगा और साथ में किससे करेगा, H2SO4 से। तो ये हमारे पास में NaHO4 MnSO4 तथा H2O बनाएगा और साथ में कौन होगा, I2, यानी यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो गया, I2 प्राप्त हो गया, किससे, समुद्री घास से। समझ में आया, एक बार फिर से समझिए इसको, अब इसको मौखिक तौर पे हम समझेंगे। ठीक है, अब ये चीज तो लिखने लायक है, जो आपको क्या करना है, वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर उसको नोट करना है। ठीक है, अच्छे से, क्योंकि परीक्षा में जो होता है आपको जानना जरूरी नहीं होता है, उसको जब सजा कर लिखिएगा तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन को आप लोग सजा कर लिखने का कोशिश करिएगा। इसको स्क्रीनशॉट देखिए, पहला शॉट ले लीजिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, इसको हम फुल स्क्रीन पर कर दिए हैं आपको, पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, और इसके बाद दूसरा स्क्रीनशॉट आपको इसको लेना है। ठीक है, हम क्लीन कर दे रहे हैं इसके लिए भी, दूसरा स्क्रीनशॉट में इसको ले लीजिएगा। आपको इस साइड वाला अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम एक बार साइड में इधर भी कर दिए, जो इधर वाला पार्ट होगा एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको नोट जरूर करिएगा, 5 मार्क्स में क्वेश्चन ये आते हैं। और इसके बाद यहां पर हमारे पास में स्क्रीनशॉट ले लिए, इसमें एक चीज और बताया गया है, इसी तरह से हम चाहते हैं तो इसमें से किसको, Cl2m Br2 जो होता है अशुद्धि के रूप में जो रहेगा, उसको भी हम क्या करेंगे, बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, जब सिंपल कुछ नहीं करना है, गर्म कर देंगे तो बाहर निकल जाएगा। एक बार हम फिर से इसको क्वेश्चन को आपको समझाते हैं पूरा, आराम से, हड़बड़ाना नहीं है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये दिया गया है जिसके अंदर में कि आयोडीन के मुख्य स्रोत के बारे में बताया गया कि पहले के आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या है। तो ये क्लियर हो गया होगा हम आप लोगों को कि आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या है, समुद्री घास, चिली सॉल्टपीटर और ब्राइन है। ठीक है, अब हमारे पास में ये तीन जो हो गए, जब हमारे पास में मुख्य स्रोत हो गए तो अब हमको क्या करना है, किसी एक से निकालना है, और सवाल में बोला गया है किससे, समुद्री घास से। समुद्री घास से निकालना होता है तो समुद्र की जो घास होती है उसको जब निकालेंगे बहरे, निकाल कर सुखाएंगे और सुखाकर क्या करेंगे, उसको जला देंगे। ये स्टेप हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये तो समझने वाली बात हो गई, इसमें किसको जलाया जाता है, मतलब किस प्रकार की, समुद्र में हर तरह की घास से जो होता है हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं आयोडीन को। उसमें जो स्पेशल प्रकार की घास होती है वह कौन सी घास होती है, लैमिनेरिया, लैमिनेरिया किस्म की जो घास होती है, केवल इसी से आयोडीन प्राप्त किया जाएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसका ये है कि जब इसको हम क्या करते हैं, सुखाकर जला देते हैं, तो जलाएंगे तो वो जो राख होगा, उस राख को क्या कहा जाता है, केल्प कहा जाता है। ठीक है, और उस केल्प में जो होता है पूर्ण रूप से आयोडीन नहीं होता है, उसमें आयोडीन जो होता है केवल 0.4 से लेकर 1.3% तक ही होता है। मतलब कि बाकी हिस्सा इतना आयोडीन है, बाकी हिस्सा क्या है, अशुद्धि है। अब उसको अगर अशुद्धि को बाहर निकालना होगा तो हम इसको क्या किसमें डालेंगे, जल में। जल में डालेंगे तो अशुद्धियां जल में घुल जाएगी, जबकि ये चीज उसमें घुलेगा नहीं। अगर नहीं घुलेगा तो ये रह जाएगा, कौन रह जाएगा इसमें, NaI सोडियम आयोडाइड रह जाएगा, या फिर कौन रह जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड KI। बाकी जो है इसमें अशुद्धि के रूप में कौन कौन होता है, ये भी है कि अशुद्धि के रूप में KCl होगा,
K2SO4 कोई भी लवण ही होगा ना, क्योंकि देखो समुद्र का पानी से वो घास था तो उसमें लवण होगा अशुद्धि के रूप में, NaCl होगा, KCl होगा, Na2SO4 होगा, ये सभी लवण होंगे। इसको जब जल में डालेंगे तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। तो घुल जाएंगे तो इसको क्या करेंगे, हम अलग कर सकते हैं। अब हमारे पास में जो बचेगा वो कौन बचेगा, Na बचेगा या फिर Ki, सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड बचेगा। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, H2SO4 के साथ मिलाएंगे और उसके बाद किसके साथ मिलाएंगे, MnO2 के साथ मिलाएंगे। तो जब इसको मिलाएंगे तो हमारे पास में कौन सी प्राप्त होगा, आयोडीन प्राप्त होगा। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन को ध्यान रखिएगा। कहानी लिखने के बाद रिएक्शन केमिस्ट्री का 5 नंबर का होता है, जब रिएक्शन सही लिख दिए तो रिएक्शन से आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में अशुद्धियों वगैरह के लिए भी ये भी अगर लिखना होगा तो लिख सकते हैं कि इसमें जो कुछ अशुद्धि जो बच जाता है Cl2 या Br2 बच जाता है, यानी क्लोरीन या ब्रोमीन बच जाता है। तो इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसमें से बाहर निकल जाता है। ठीक है, एक 5 नंबर का क्वेश्चन हम लोग कवर किए। देखो दीर्घोत्तरीय जो क्वेश्चन होता है आराम आराम से लिखना होता है, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा और ज्यादातर लोगों का जो नंबर कटता है वो दीर्घोत्तरीय में कटता है। और तुम लोग ऐसे भी चालू आदमी हो कि ऑब्जेक्टिव का तो तुम लोग मोबाइल पे जुगाड़ कर लोगे, बिहार बोर्ड ऐसा बोर्डो है कि तुम लोग को ऐसा होगा कि बिहार बोर्ड रूल गजब निकालता है कि चप्पल पहनकर नहीं जाना है, चप्पल पहन के जाना है, जूता पहन के नहीं जाना है, नहीं तो तुम लोग चीट घुसा लोगे ठंडा में। लेकिन 1 घंटा पहले वो आंसर दे देगा तुम लोग को, बिहार बोर्ड 1 घंटा पहले ही पेपर दे देगा कि मस्त एकदम ऑब्जेक्टिव बना कर जाओ। फिर भी सब्जेक्टिव जो होता है, सब्जेक्टिव का पूरा तैयारी करके जाइएगा, पढ़ कर जाइएगा, सब्जेक्टिव ही नंबर आपका उठाएगा, अंतर बनाएगा। बाकी ऑब्जेक्टिव तो हर किसी का मार, तुम लोग अपने से खूबे रट रहे होगा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सबका क्लियर रहता है, मेन दिक्कत ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में ही होगा, 5 नंबर वाले क्वेश्चन ही दिक्कत करेंगे, इसीलिए तैयार रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट क्या है। ठीक, इसके बाद इसके वर्गीकरण कैसे किया जाता है। 5 नंबर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो अकेले नहीं होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, 2 नंबर, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है लिख देंगे 3 नंबर, ओवरऑल कितना नंबर, 5 नंबर। ठीक है, तो पहले कार्बोहाइड्रेट होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन अलग अलग व्यक्ति जो थे अलग अलग समय पर अलग अलग दिए हैं, इसमें एक डेफिनेशन हम लोग लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्राकृतिक कार्बनिक अवयव होता है, मतलब प्राकृतिक में पाया जाता है, जो हमारे भोजन में ऊर्जा को क्या करता है, श्रेय माना जाता है। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे शरीर में जो होता है ऊर्जा भी देता है, जैसे ग्लूकोज वगैरह हो गया, ग्लूकोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, कोई भी अगर कार्बोहाइड्रेट होगा तो उसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और कौन होगा, ऑक्सीजन होगा, यही 3 चीज इसमें होते हैं। इसका सामान्य सूत्र की बात करेंगे तो इसका सामान्य सूत्र होता है CxH2O, ये क्या है, किसी भी कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है। ठीक है, मतलब ये सामान्य सूत्र हमेशा सही नहीं होता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि इसका पालन नहीं भी करते हैं, लेकिन जनरली अगर बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट में जो होगा कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा, जो इस फॉर्मेट में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जैसे कि अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में जैसे में हो गया ग्लूकोज C6H12O6 इस प्रकार से है। तो इसको अगर तोड़ना होगा तो हम कैसे तोड़ सकते हैं, C6H2O और ऐसे करके 6 नहीं लिख सकते हैं, ये जो ब्रैकेट से उधर जाएगा तो 6 दूना की ये 12 हो जाएगा और ये ऑक्सीजन 6 हो जाएगा, हो जाएगा C6H12O6। ठीक है, O6, ये CxH2O के रूप में हो गया, यहाँ पर x का मान 6 है और y का मान भी कितना है, 6, ये दोनों मान अलग अलग भी हो सकता है और एक भी हो सकता है। तो हमारे पास में जो क्वेश्चन पूछा, पहले देखो कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक प्रकृति में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन पाए जाते हैं। क्लियर है बात। इसके जिसका सामान्य सूत्र की बात करेंगे तो इसका सामान्य सूत्र होता है CxH2O होता है। ठीक है, इसमें जो होता है एक चीज और इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी कोई कार्बोहाइड्रेट होगा तो उसमें एल्डिहाइड पाया जाएगा या फिर क्या पाया जाएगा, कीटोन। ठीक है, तो इसके पास में पॉलीहाइड्रोक्सी क्या हो, एल्डिहाइड हो या फिर क्या हो, कीटोन। पोली शब्द का प्रयोग किया गया है बहुत, मतलब यहाँ पर एल्डिहाइड की जो संख्या होगी चाहे कीटोन की जो संख्या होगी एक या एक से अधिक हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में जो एल्डिहाइड होते हैं या फिर कीटोन ही क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। और इसमें जब भी क्या होता है जंतु में, जबकि जंतु में CO2 तथा H2O का अपघटन में से बनता है,
यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल हो गया ग्लूकोज तथा चीनी, ये सभी क्या होते हैं, एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। दोनों को हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए इसका जनरल फॉर्मूला को लेकर कैसे होगा, जैसे कि चीनी को आप फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11 ये होता है। तो अगर इसको करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं C12H2O और यहां से 11 अगर कॉमन कर दें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि C12H2O का होल 11 हो जाएगा, पूरे पे 11 है। तो अंदर ये जाएगा तो इसको 11 दूना के 22 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो ये चीनी का ही फॉर्मूला है ना, जिसमें ये चीज जो है किसकी भांति कार्य कर रहा है, यक्स की भांति, और ये किसकी भांति कार्य कर रहा है, वाई की भांति। ठीक है। तो जब भी कोई कार्बोहाइड्रेट होगा तो कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, उसका डेफिनेशन आपको क्लियर है बात, कि कार्बोहाइड्रेट अगर कोई भी होगा तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट जितने भी होते हैं वो एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन पाए जाते हैं। और किस रूप में पाए जाते हैं, तो ये एल्डिहाइड के रूप में या किसके रूप में पाए जाते हैं, कीटोन के रूप में। एल्डिहाइड के बारे में तो सुने ही होंगे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, तो ये एल्डिहाइड हो गया। कीटोन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, कीटोन हो गया। तो जब इस रूप में पाया जाता है और जिसका सामान्य सूत्र अगर ये बनता है तो ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। परिभाषा क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है ना। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है ये क्लियर हो गया। तो अब हम समझते हैं कि इसका वर्गीकरण कैसे किया जाएगा, मतलब कि अगर कार्बोहाइड्रेट बांटना होगा तो हम कैसे बांटेंगे। ठीक है, तो इसको बांटा जाता है तो सेकेराइड समूह के जरिए बांटा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है 3 भागों में बढ़ता है। पहला हिस्सा मोनोसेकेराइड, दूसरा हिस्सा ओलिगोसेकेराइड, तीसरा हिस्सा पॉलीसेकेराइड। तो यहाँ पर सेकेराइड जो होता है वह पार्ट होता है जिसको जल में डालने पर अगर क्या होता है, जितना अलग होता है पार्ट, उसी को कहा जाता है सेकेराइड। एक प्रकार का समझिए तो कार्बोहाइड्रेट का छोटा इकाई है। जैसे कि ठोस अवस्था में जो होता है क्रिस्टल का छोटा इकाई को यूनिट सेल कहा जाता है, उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट का जो छोटा हिस्सा होता है उसको क्या कहा जाता है, सेकेराइड कहा जाता है। ठीक है, तो किसी कार्बोहाइड्रेट में जो होगी सेकेराइड की संख्या जो होगी एक भी हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 6, 10 कुछ भी हो सकता है। उसी आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया। मोनोसेकेराइड, मोनो का मतलब एक होता है, तो जब सेकेराइड समूह की संख्या एक होगी तो उसे क्या कहेंगे, मोनोसेकेराइड। ठीक है, और जब सेकेराइड समूह की संख्या अगर हमारे पास में ओलिगोसेकेराइड, कब कहेंगे, और ओलिगो का मतलब उंगली पर गिनने लायक। अगर उंगली पर गिनना होगा तो उंगली कब है, 10। मेरा तो 10 है। अगर तुम लोग का मान लीजिएगा छांगू टाइप हो गए तो तुम लोग का एक काफी ज्यादा होगा। लेकिन ओलिगोसेकेराइड कहेंगे कब, जब सेकेराइड समूह की संख्या 2 से लेकर कितना के बीच हो, 10 के बीच हो, तो इसे को क्या कहेंगे, ओलिगोसेकेराइड। समझ में आया। मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड में कोई दिक्कत, सेकेराइड को मत घबराना। सेकेराइड जैसे ना क्रिस्टल में एकक कोशिका था, उसी तरह से सेकेराइड का जो एक छोटा हिस्सा होता है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट का जो छोटा हिस्सा होता है उसी को क्या कहते हैं, सेकेराइड कहते हैं। और जब छोटे हिस्से की संख्या केवल एक ही होगी तो उसे कहेंगे मोनोसेकेराइड। और जब इसकी संख्या 2 से लेकर कितनी हो जाए, 10 तक, जैसे कि चीनी जो होता है, चीनी में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को जब मिलाया जाता है तो चीनी बनता है। तो यानी ग्लूकोज एक अलग सेकेराइड कार्बोहाइड्रेट और फ्रुक्टोज अलग, तो 2 हो गया। तो एक प्रकार का वो कैसा हो गया, ओलिगोसेकेराइड। ओलिगो का मतलब उंगली पर गिनने पर, उंगली पर गिनने का मतलब कि 2 से 10। और अगर यहाँ पर हमारे पास पोली का मतलब शब्द का प्रयोग ही होता है बहुत के लिए। तो जब हमारे पास में सेकेराइड समूह की संख्या अगर 10 से अधिक हो जाए तो उसको कौन सा कहेंगे, पॉलीसेकेराइड। समझ में आया। ये कार्बोहाइड्रेट 3 हिस्सा, मोनोसेकेराइड कब, जब एक रहेगा सेकेराइड तब, जब सेकेराइड समूह की संख्या 2 से 10 के बीच में होगी तो उसको कहेंगे ओलिगोसेकेराइड, और जब 10 से अधिक हो जाएगी तो उसको बहुत कहेंगे पॉलीसेकेराइड। कोई दिक्कत। डेफिनेशन को यहाँ पर अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ये चीज है, देखिए कैसे लिखेंगे। मोनोसेकेराइड सभी कार्बोहाइड्रेट जल का अपघटन के फलस्वरूप, जब क्या करेंगे, जल में डालने पर, अपघटन का मतलब होता है टूटना, तो जल में डालने पर जब टूटते हैं तो टूटने के बाद मोनोसेकेराइड बनता है। और इसमें क्या होते हैं, सरल यौगिक अपघटित नहीं किया जा सकता है, मतलब ये एकलौता होता है, इसमें अब और इसको तोड़ा जा सकता नहीं है, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, मोनोसेकेराइड। ठीक है, ओलिगोसेकेराइड रहेगा तो यहाँ पर कितना तोड़ के लाएंगे, 2 से लेकर 10 के बीच। अपघटित होने पर क्या होता है, एक से अधिक सेकेराइड समूह को बनाता है। जैसे इसका बोले थे कि चीनी, चीनी को जब हम जल में डालते हैं, जो चीनी हम लोग यूज करते हैं उसको जब जल में डालेंगे तो वह किस में टूटता है, ग्लूकोज में टूटता है, और किस में टूटता है, फ्रुक्टोज में टूटता है। ये एच नहीं होगा, ये गलती हो गया। C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा और साथ में कौन बनेगा, फ्रुक्टोज।
तो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है और ये भी क्या है, एक अलग कार्बोहाइड्रेट है। दो अलग अलग कार्बोहाइड्रेट मिलकर चीनी का निर्माण करा रहे थे, यानी कि ये जो चीनी बन रहा है दो से मिलाकर बन रहा है, तो इसको बोलेंगे क्या है, ओलिगोसेकेराइड है। यही अगर बहुत सारे से मिलाएंगे तो वह सभी क्या हो जाएंगे, पॉलीसेकेराइड। जितने भी बहुलक वाले सेकेराइड समूह होते हैं कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि स्टार्च हो गया। स्टार्च एक प्रकार का क्या होता है, बहुलक होता है, जो किससे बनता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है कि स्टार्च जो होता है C6H10O5, ठीक है, ये बहुलक हो गया। यह बनता किससे है, ग्लूकोज से बनता है, मल्टोज से, ये सबसे बनता है, ठीक है। तो ये जो होता है पॉलीसेकेराइड हो गया। पॉलीसेकेराइड में सेकेराइड समूह की संख्या 10 से अधिक होती है, मोनोसेकेराइड में 1 होती है, और ओलिगोसेकेराइड में सेकेराइड समूह की संख्या जो होगी कितनी होगी, सेकेराइड समूह की संख्या जो होगी 2 से 10 के बीच होगी। उंगली पर गिनने पर है तो ओलिगो हो गया। दो क्वेश्चन हम लोग देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को कम से कम 2-3 बार तो जरूर देखना, ये तुम लोग का ना लाइफ चेंजिंग हो जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। बाकी तो जिंदगी तो तुम लोग का अपने हिसाब से चेंज करोगे, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं आपके लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इससे पहले भी कार्बोहाइड्रेट देखे थे, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, बहुलीकरण क्या है, ठीक है। तो देखते हैं बहुलीकरण। बहुलीकरण का मतलब ही समझ में आ रहा है कि बहुत सारा का निर्माण करना। तो जब क्या होता है, बहुलक जो होते हैं उच्च अणु भार वाले यौगिक होते हैं। जाहिर सी बात है कि जब बहुत सारे यौगिक अगर एक ही जगह पे इकट्ठा होंगे तो उसका अणु भार बढ़ जाएगा। तो जितने भी बहुलक होते हैं वो क्या होते हैं, उच्च अणु भार वाले यौगिक होते हैं, ठीक है। और इसकी संख्या क्या होती है, अधिक होती है। बहुत सारा बोले ही है कि बहुलक है, यानी कि इसकी संख्या क्या है, अधिक है। अब बहुत सारे जब अणु एक जगह इकट्ठा हो रहे होंगे तो वहां पर क्या हो रहा होगा कि छोटे छोटे अणु ही ना मिल रहे होंगे। तो जब छोटे छोटे अणु मिलकर किसी बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं तो वहां पर जो छोटा वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं एकलक, ठीक है। और बड़ा वाला पार्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं, बहुलक। कि अगर छोटा पार्ट है जिसको जोड़ के अगर बड़ा वाला चीज बनाया जा रहा है, जैसे घर बना रहे हैं तो बहुत सारे ईंट को जोड़ के बना रहे हैं, तो छोटा वाला पार्ट को ईंट कहते हैं, और जब इस ईंट को बना देते हैं तो पूरा को मकान कहा जाता है। उसी प्रकार से जो बहुलक होते हैं उच्च अणु वाले यौगिक होते हैं, जिसमें छोटा वाला पार्ट जिसको मिलाकर अगर बना रहे होते हैं तो उस छोटे वाले पार्ट को एकलक कहेंगे, अब बड़े वाले पार्ट को क्या कहेंगे, बहुलक। और इस जो छोटे छोटे पदार्थ हैं उनको जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, बहुलीकरण कहा जाता है, ठीक है। बहुलीकरण क्या है, बहुलक के निर्माण करने की प्रक्रिया। एकलक से अगर बहुलक में बदला जा रहा है तो उस प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे, बहुलीकरण, ठीक है। जैसे समझिए एक एग्जाम्पल से, जैसे कि ये एग्जाम्पल हो गया, यहां पर ये चीज देखिए, ये एक इथीन है, अलग इथीन है, यहाँ से ये अलग पार्ट है, ये यहाँ से अलग है, ये चीज अलग है, ये सब अलग अलग है कि नहीं, ये सब अलग अलग है। ये इथीन है, कार्बन की संख्या 2 है, बीच में डबल बॉन्ड, तो इथीन हुआ। ये भी इथीन है, ये भी इथीन है, ये भी इथीन है, ये भी इथीन है, सब इथीन है। और सभी क्योंकि छोटे छोटे अणु है इथीन के, और सबको अगर एक दूसरे से मिलाना होगा तो ये डबल बॉन्ड क्या होगा, टूट के आपस में जुड़ जाएगा, ये वाला टूट के आपस में जुड़ जाएगा, सब आपस में अगर डबल बॉन्ड जुड़ जाता है तो इस प्रकार की संरचना बनेगी, बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं रहेगा। जैसे देखो 2 कार्बन यहाँ पर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 है। यहाँ पर देखो कार्बन जो था ये बॉन्ड तोड़ेगा, इधर का ये बॉन्ड तोड़ेगा, तभी तो आपस में जुड़ेगा। तो जुड़ के ये अगर यौगिक बना दिया तो ये बड़ा यौगिक बन गया, तो इसको क्या कहेंगे, ये बहुलक है और ये क्या है, एकलक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में एकलक कौन हुआ, क्योंकि 2 कार्बन की श्रृंखला थी, सब एक ही है ना, तो 2 कार्बन के लिए एथ, और क्योंकि डबल बॉन्ड से है तो EN, यानी इथीन इसका एकलक हुआ। और बहुलक जब बन गया तो इथीन के बहुलक को क्या कहेंगे, आगे पोली शब्द लग जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, पोलीथीन। तो ये जो है नीचे बन गया पॉलीथीन, जो किससे बना है, इथीन। तो एकलक से बहुलक बना दिए, तो ये जो प्रक्रिया होती है इसी को हम क्या कहते हैं, बहुलीकरण। कोई दिक्कत, बहुलीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें एकलक से किसको बदला जाता है, बहुलक को। इसी तरह से हो गया पॉलीथीन हो गया, इसी तरह से हम PVC ले सकते थे, स्टाइरीन हो सकता था, नाइलॉन 6 हो सकता था, बहुत सारे बहुलक होते हैं। स्टार्च भी एक प्रकार का बहुलक है, अभी देखे थे। तो ये सभी बहुलक का निर्माण ऐसे होता है, ठीक है। बहुलक समझ में आ गया। और एक बार इस वीडियो को ना दोबारा भी देख लीजिएगा, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि आप लोग का समय भी हमको बचाना है, तो वीडियो को एक बार दोबारा भी देख लीजिएगा। और अगर कहीं पर भी आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा, नेक्स्ट वाले जो वीडियो होगा उसमें पहले हम डाउट ही आपका सॉल्व करेंगे, कहीं दिक्कत होगा तो उसको पहले देखा जाएगा।
और उसके बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। अब बहुलक के प्रकार, क्योंकि देखो क्वेश्चन जो था हम पहले ही बताए थे कि जो 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो 2 पार्ट में होंगे ही। तो ये हमारे पास में एक पार्ट इधर है कि बहुलक क्या है, और दूसरा था कि यहाँ पर योगात्मक बहुलक और संघनन बहुलक के बारे में बताना था। तो बहुलक के ये क्या हो गया प्रकार। तो अब हम लोग ये बहुलीकरण तो समझ लिए, अब इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या होता है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि अगर योगात्मक शब्द बोल दिया, मतलब योग का मतलब जोड़ होता है, यानी कि हमको यहाँ पर जोड़ने के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो योगात्मक इसको इंग्लिश में कहा जाता है एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर वे बहुलक जिसमें क्या होता है कि जब बहुलक का हम निर्माण कर रहे होते हैं तो उस समय एकलक एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं, कोई भी हिस्सा उसमें से बाहर निकलता नहीं है। जैसे कि यहाँ पर कुछ बाहर नहीं ना निकला था, केवल बॉन्ड टूटकर जुड़ते चला गया। कोई भी परमाणु जब बाहर नहीं निकलेगा तो वहां पर जो बहुलक बनेगा वो कौन सा बहुलक बनेगा, योगात्मक बहुलक बनेगा। ठीक है, और जब कोई क्योंकि परमाणु बाहर नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब कि उसका अणु भार में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। ये मोलर द्रव्यमान जो होता है एन का खाली गुणा कर दीजिए, कि अगर 10 का मिलाकर बना रहे थे तो 10 का बस गुणा कर दीजिए। समझ में आया। और संघनन बहुलक जो होता है सेम उसके उल्टा होता है। अगर क्या होता है कोई पार्ट उसमें से बाहर निकाला जाता है बहुलीकरण के दौरान, जैसे कि बॉन्ड न टूटकर कोई पार्ट ही बाहर निकल जाए, जैसे हाइड्रोजन निकलता कौन है जनरली, अगर जल बाहर निकल जाए, ROH या NH3 ये सभी अगर बाहर निकल जाते हैं तो ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, संघनन बहुलक। ठीक है, तो जब अणु में से साथ साथ बाहर अगर कोई निकल रहा है बहुलीकरण के द्वारा तो उसको कहेंगे संघनन बहुलक। और अगर कोई बाहर नहीं निकल रहा है, सब एक दूसरे से बिना निकाले ही अगर जुड़ जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे, योगात्मक बहुलक। ठीक है, जैसे कि ये एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि नाइलोन 66 का एग्जाम्पल दिया गया है, और हेक्सा डाइमिथाइल एमीन का दिया गया है। ठीक है, HDPE। तो ये सभी जो है एक प्रकार के बहुलक होते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया संघनन बहुलक के, ये योगात्मक बहुलक के। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें हो गया PVC का, हो गया योगात्मक के लिए, या फिर पॉलीथीन भी हो गया, एडिशनल बहुलक हो गया। ठीक है, और इसमें जो है एक चीज वो आता है क्वेश्चन जो 2 नंबर में आता है, या फिर आपको वो आ सकता है 1-1 नंबर का, कि कौन सा एकलक कौन से बहुलक होता है। जैसे कि पॉलीथीन इथिन का बहुलक होता है, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड का बहुलक हो गया। इसी तरह से आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन किसका बहुलक है, जैसे कि HDPE किसका बहुलक होता है, नाइलोन 66 किसका बहुलक होता है। तो ये चीज आपको याद करना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा आप लोग, आपका बुक वगैरह में दिया होगा। 3 क्वेश्चन देख लिए, चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कि या हम लोग 4 क्वेश्चन देख चुके, 4 क्वेश्चन देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये हमारे पास में है हैबर विधि द्वारा अमोनिया का बनाने का सिद्धांत। ये भी पी ब्लॉक का क्वेश्चन है कि हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण कैसे किया जाता है, इस पे अगर बात किया जाए। और इसे नाइट्रिक, और एक ये भी देता है कि अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाया जाता है समीकरण से। 2 क्वेश्चन हो गया, एक हमारे पास में क्या हैबर विधि के बारे में है, और दूसरा है नाइट्रिक अम्ल बनाना, ओस्टरवाल्ड विधि जो होता है। तो पहले हम लोग हैबर विधि के बारे में जानते हैं कि हैबर विधि क्या होता है। ठीक है, तो हैबर विधि जो होता है क्या होता है, अमोनिया को अधिक मात्रा में बनाने के लिए ये क्या होती है, एक प्रकार की विधि होती है। मतलब अमोनिया को जब निर्माण करना होगा अधिक मात्रा में तो हम किससे निर्माण कर सकते हैं, कि हैबर विधि से हम क्या कर सकते हैं, अमोनिया को अधिक मात्रा में निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमको चाहिए क्या, नाइट्रोजन चाहिए, और क्या चाहिए, हाइड्रोजन। और इन दोनों को क्या करेंगे, जब हम आपस में मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है, अमोनिया का निर्माण होता है। ठीक है, हैबर विधि में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाया जाएगा तो उससे किसका निर्माण होगा, अमोनिया का। यहां पर इसका समीकरण दिया गया है। ठीक है, इंपोर्टेंट समीकरण है। नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस जब आपस में मिल रहे हैं तो NH3 का निर्माण कर रहे हैं, अभिक्रिया को संतुलित किए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में Fe और मोलिबेंडन भी यूज किया जाता है। ठीक है, ये उत्प्रेरक होता है और ये वर्धक होता है। उत्प्रेरक और वर्धक के बारे में पता है ना, पृष्ठ रसायन में आप लोग को पढ़े होंगे कि वर्धक क्या होता है और उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा। तो पहले एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में कौन होता है, तो लोहा होता है, और वर्धक के रूप में कौन होता है, तो मोलिबेंडन होता है। यहाँ पर अभिकारक कौन होता है, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस। किसका निर्माण होता है हैबर विधि में, अमोनिया का निर्माण होता है। ठीक है, कैसे होता है देखिए, समझिए फोटो से, फोटो ठीक है।
इतना बड़ा बहुत है तुम लोग को, अब इतने बड़ा क्या देखोगे। चलिए समझते हैं। पहले क्या होगा कि नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस को एक पंप के जरिए अंदर घुसाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो प्रेशर होगा 200 एटीएम के आसपास होता है, और यहाँ पर जो होता है दाब होता है 700 केल्विन के आसपास होगा, मतलब थोड़ा बहुत इससे कम या ज्यादा हो सकता है। तो जब इसको क्या करेंगे अंदर घुसाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा कि एक उत्प्रेरक का चेंबर होगा, यानी यहाँ पर हमारे पास में उत्प्रेरक के रूप में लोहा रखा हुआ है, ठीक है। तो लोहा की सतह पर इकट्ठा होगा कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस। क्योंकि ये उत्प्रेरक है तो उत्प्रेरक की सतह पर जब कोई गैस आएगा तो प्रतिफल का निर्माण करता है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया का निर्माण करेगा। अब अमोनिया जो होगा इस तरफ से जाएगा, तो अमोनिया क्योंकि जल में घुलनशील होता है, तो जैसे ही हम जल में डालेंगे तो अमोनिया तो जल में क्या होगा, घुलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये होगा कि अमोनिया तो जल में घुल जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर सतह पर जो होगा, यहाँ से बहुत सारा गैस अगर आ रहा होगा, बहुत सारा गैस, देखिए आराम से फिर से समझिए। दोनों गैस आया, दाब और सही ताप पर क्या हुआ कि जब ये लोहा की सतह पर गया तो ये क्या किया, अमोनिया का निर्माण कर दिया। लेकिन क्योंकि गैस आ रहा है तो सभी के सभी एक ही बार तो सतह पर इकट्ठा नहीं होंगे, तो कुछ तो यहाँ पर अमोनिया का निर्माण करेंगे, लेकिन साथ में जो सतह पर नहीं टच किया होगा कुछ ऐसे भी बिना टच किए भी निकल सकते हैं, तो वो गैस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उसी प्रकार से रहेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, जब हम पूरे चेंबर को जल में अगर डुबाएंगे तो अमोनिया जो होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल में रहेगा, ठीक है। और बाकी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या होगा कि इसमें से बाहर निकलेगा, ठीक है। क्योंकि अमोनिया जो होता है जल में घुलनशील गैस होती है, लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उतना घुलता नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन फिर से वापिस जाएगा, और क्योंकि अमोनिया का निर्माण नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से ही होना है, तो फिर से इसको क्या किया जाएगा, चेंबर में गुजारा जाएगा। फिर से अगर चेंबर में गुजारेंगे तो क्या होगा कि अगर फिर से गुजारेंगे तो इस बार में आया, अगर इस बार में भी नहीं होगा तो फिर से गुजारेंगे, तो क्या करते हैं, इस प्रकार से हम अमोनिया का निर्माण करते हैं। कैसे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को ले गए, उत्प्रेरक की सतह पर आया, अमोनिया बन गया, लेकिन जो नहीं बना और जो बना सबको इधर से ले गए, तो जब जल में डाले तो जल में अमोनिया घुल गया, लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन घुला नहीं। तो इसको फिर से अगर हम चाहेंगे तो वापिस लेकर आएंगे तो दूसरा बार में बन जाए, दूसरा बार में नहीं बनेगा तो तीसरा बार में फिर से घुसाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या करते हैं हम लोग, अमोनिया का निर्माण करते हैं। ये जो विधि है, इसी विधि को कौन सी विधि कही जाती है, हाइबर विधि, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में जो होता है इसको लेकर थियरी जो लिखा जाता है, यही लिखा जाता है कि ले सेटेलियस के नियम के अनुसार अमोनिया अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए दाब उच्च दाब होना चाहिए तथा ताप क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए इस ताप में रखा जाता है, अधिक अमोनिया बन सके। यहाँ पर वर्धक और उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है किसको, यहाँ पर प्रयोग किया जाता है लोहे के चूर्ण को, और किसको प्रयोग किया जाता है, मोलिबेंडन को। याद रखिएगा, लोहा का चूर्ण का प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में, और मोलिबेंडन का प्रयोग किया जाता है वर्धक के रूप में, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया ये चीज। यहां से हम क्या करेंगे, अगर आगे देखेंगे तो ये चीज है कि अमोनिया से किसको हम निर्माण कर सकते हैं, नाइट्रिक अम्ल का। और जब अमोनिया से क्वेश्चन में पूछा था कि अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल के बारे में बताइए, तो जब अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल को करते हैं तो इस विधि को क्या कहते हैं, ओस्टरवाल्ड विधि, ठीक है। ओस्टरवाल्ड विधि, इसमें अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल प्राप्त करने की क्या होती है, एक विधि होती है। सिंपल सा है, कुछ नहीं, अमोनिया को जब ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे तो NO बनेगा, साथ में बनेगा H2O, ठीक है। और इसी को क्या किया जाता है, फिर अगर आगे अभिक्रिया कराया जाता है ऑक्सीजन के साथ में, तो यही क्या करता है, अमोनिया का निर्माण, सॉरी नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। नाइट्रिक अम्ल क्या है, HNO3। तो इसके बारे में ओस्टरवाल्ड विधि जो होता है ये भी परीक्षा में आता है। ओस्टरवाल्ड विधि के बारे में हम अगला वीडियो में आपसे बात करेंगे, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में बात किया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बहुत लंबा वीडियो भी रहेगा तो आप लोग को बोरिंग लगने लगेगा, तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। वीडियो को जो है पूरा का पूरा बढ़िया से देख लीजिएगा एक बार रिवीजन के तौर पे, ठीक है। वीडियो को देखिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है एकदम, और अगला वीडियो को पूरा तैयारी करके रखिए। आपको जो भी डाउट होगा कमेंट करिए, बहुत जल्द आप लोग के लिए लाइव क्लास भी लेकर आएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।